नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन स्पेशल। आज दो बड़ी खबरें हमारे तज्जिए के दायरे में आएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने लग गया है। हमने कल भी जिक्र किया था। इसके अलावा हम ट्वीट्स भी करते रहे और आपको बताते रहे कि कैसे मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए एक नया महाज खोला जा रहा है। बेंच बड़ा दिलचस्प है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की बाकायदा नॉमिनेशन कर दी गई है। 17 सितंबर को वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ लेंगे। सदर साहब ने बिला तामुल ये मामला तय कर दिया है। ये प्रोसेस ट्रिगर हो गया है और आज ही गैर मामूली तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर उनका नाम भी हमने देखा है बेंच में। वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनको मुकम्मल तौर पर तमाम बेंचेस से फारिग रखा जाता था, अब मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर बंदियाल साहब ने जाते जाते उनको बेंच का हिस्सा बना दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स का इशू क्या है? क्या वाकईतन इसके जरिए एक महाज खोला जा रहा है? क्या ये इमरान तहरीक का एक हिस्सा है या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का मामला है? इसके ऊपर हमारे पास बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, जिनसे हम 1 मिनट में बात करेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि आज की दूसरी बड़ी खबर ये है, परवेज़ खटक साहब जो दायां बाजू इमरान खान का थे और केपीके के अंदर उनके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पार्टी ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि भाई आप क्यों लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। तो केपीके के अंदर पीटीआई को लगता है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं एक पीटीआई केपीके बना रहे हैं। तो परवेज़ खटक साहब के मामले के ऊपर और पीटीआई के मौजूदा हालत ज़ार के ऊपर हमारे पास फैसल बावड़ा साहब होंगे, जिनके पास जाके हम उनसे बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट यू बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, क्या सबसे पहले आपको हैरानी हुई कि काजी फाइज ईसा साहब जो है बेंच का हिस्सा है, वैसे कि नहीं? मुझे असदुल्ला खान गालिब याद आ रहा था कि मेरे कत्ल के बाद दर उसने जफा से तौबा है ज़ूद पशेमा का पशेमा। तो जफा से तौबा हो गई और पशेमा हो रहे हैं या कुछ किसी और इरादे की तरफ इशारा है? मेरे ख्याल में मजबूरी है, एक मजबूरी है और दूसरा ये है कि गालबन वो ये मुश्किल फ़ैसले में उन तमाम लोगों को शामिल करना चाहते हैं जिन्होंने आगे रहना है, ताकि ये कंधे नाजुक जो हैं थोड़े मजबूत हो जाए। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर वापस आए, इसके ऊपर बहुत हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मैंने देखा है स्टेटमेंट। एजाज एहसन साहब बात कर रहे हैं, खोसा साहब बात कर रहे हैं, जिनको बाय द वे जिनकी मेंबरशिप जो है उनकी पार्टी ने सस्पेंड कर दी है और एक महाज बनता हुआ नजर आ रहा है। उन दोनों की मीटिंग जस्टिस बंदियाल के साथ भी हुई। क्या फंडामेंटली क्या प्रॉब्लम है मिलिट्री कोर्ट्स के साथ अंडर द मिलिट्री एक्ट? देखिए, मैं अपने केसेस के बारे में जस्टिस से नहीं मिल सकता, तो बहुत सीनियर और बड़े काबिल वकील हैं। तो पहली बात तो ये मज़े नज़र है, क्या गली का मजदूर किसान जो टैक्स देता है, तनख्वाह में कंट्रीब्यूट करता है, वो अपने केस के लिए किसी से मिल सकता है या उनका मुंशी उनको सुप्रीम कोर्ट में घुसने देगा? आंसर इज़ नो। दिस इज़ ए वेरी वेरी रॉटन सिस्टम टू बी ऑनेस्ट। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का इस वक्त लॉ स्टैंड करता है, स्टैट्यूट और अदलिया के फैसले, वो दोनों कहते हैं कि ख़ास हालात में सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री में हो सकता है। इसी कोर्ट ने बेपनाह केसेस में इसका फैसला किया हुआ है। ये अलग बहस है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एज द लॉ स्टैंड्स टुडे, पार्लिमान का लॉ हो या जजों का लॉ हो, दोनों ये कहते हैं कि हो सकता है। और इमरान खान साहब के ज़माने में 25 सिविलियन का मुकदमा चला है। मुझे नहीं मालूम कि क्या वो किसी माँ के बच्चे नहीं थे, क्या वो मियाँ वाली के नहीं थे। बहरहाल बाकी जो तारीख फैसला करेगी। आपने दोनों नुक्ते उठाए, उनके ऊपर मैं थोड़ा सा वक्त मजीद लगाना चाहूँगा। एक तो ये कि ये पहुँच कि जी हमने केस लगना है, हमारी पिटिशंस हैं और हम आ रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब दरवाजे खोल देते हैं। मजदूर को तो छोड़िए, आप बड़े जय्यद कानूनदान हैं और इतने अरसे से कोर्ट्स के सामने जा रहे हैं, आपकी अपनी लीगल प्रैक्टिस है, एक स्टैचर है, एक नाम है। आप इस तरह मिल सकते हैं? पहली बात तो मैं मिलना चाहूँगा नहीं। लेकिन आप मिल सकते हैं? नहीं, मैं मिलना भी नहीं चाहूँगा, मैं मिल भी नहीं सकता। मेरा ख्याल में इतना अहम आदमी नहीं। मेरी राय में वो खातून अहम है जो रेप होती है, मेरी राय में वो बच्चा अहम है जो यतीम जो है उसको गलियों में धुतकारा फिरता है, जिसको अगवा कर ली। इंसाफ का निज़ाम कमज़ोर के लिए होता है, बड़े के लिए नहीं होता। ये तारीख़ ने ये बताया है, हमने हर से उलट कर दी। ख़ास तौर पर इन अदालतों ने गरीब का फैसला 25 साल में करते हैं, इमरान खान का 25 दिन में करते हैं। मैं तो कहता हूँ ये रॉटन सिस्टम है, इट शुड बी डिमोलिश्ड। अच्छा, अगर आप प्रोफाइल देखें, वो तमाम लोग जो बहुत मुतहर्रिक हैं वो ज़मान पार्क के 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर घूमते हैं। उनका एक सोशल नेटवर्क है, वो कॉलेजेस में इकट्ठे गए, यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठे पढ़े, उनके बच्चे आपस में मिलते हैं, क्लब है उनका बाकायदा। तो ये लगता है कि एक लाहौरी ग्रुप है
ये इंप्रेशन आ रहा है जो दुरुस्त नहीं होगा, आई एम श्योर। सो लेकिन आप उसके अंदर एक बलोच को भी बिठा दिया है। बट लेकिन लेट्स फोकस ऑन दिस। डज इट मैटर कि जज किसको जानते हैं, उनको सोशल नेटवर्किंग क्या है, ये मैटर नहीं करता? पाकिस्तान में यही ही मैटर करता, अनफॉर्चुनेटली। इंग्लैंड में ये मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर ही यही करता है। इंसाफ का ये क्लब है, केसेस उन्हीं के लगते हैं, प्रैक्टिस उन्हीं को मिलती है, फैसले उन्हीं के आते हैं। और ये एक मफादात का ग्रोह है जिसको एक ख़ास अशाफिया लेती है। और बदकिस्मती से, मैं भी पंजाबी हूँ, बदकिस्मती से नहीं हूँ मैं, खुशकिस्मती, लेकिन बदकिस्मती से पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट का ये रोल रहा है आखिर दिन से लेकर आज तक। पूरे पाकिस्तान के लोगों को गद्दार बनाना हो, बंगालियों को, बलोचों को, और अपने यहाँ जब बात आती है तो फिर हम डिफरेंट हो जाते हैं। तख्त लाहौर की बड़ी बात होती है, लेकिन ये तो तख्त ज़मान पाक लगता है। मेरा ख्याल में अब ये ज़माना तो गुजर चुका है, आगे ये पार्क होगा। ये ग्रेव यार्ड कब बनता है इसका फैसला गालिबन तारीख सुना चुकी है, लिखा जा रहा है। बैक टू कोर्ट्स। सो फौज ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया हुआ है, और ना सिर्फ ये कि फौज ने स्टैंड लिया हुआ है, फौज ने बारहा इसको ब्लैक एंड वाइट में भी कहा हुआ है। ISPR की प्रेस रिलीज मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप शिकें पढ़ते हैं, और हमने आपसे पहले इसके ऊपर बात की है, उसके अंदर क्या वाकईतन सिविलियन को इसके अंदर घसीट के लाया जाएगा या कानून खुद इजाज़त देता है? 1967 से ये कानून मौजूद है और इसके तहत बहुत ट्रायल हो चुका है कि ऐसा सिविलियन जो फौज की इस्टेब्लिशमेंट में हमला करे, उनके राज चोरी करे, उसका ट्रायल हो सकता है। गलत सही नहीं, लेकिन पार्लियामान के अंदर है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया, कई आई गई, इंक्लूडिंग बड़े भुट्टो साहब। मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट 3 आई, उन्होंने चेंज नहीं किया। इमरान खान साहब ने चेंज नहीं किया, और इमरान खान के ज़माने में सबसे ज़्यादा ये ला लगा। हम तो डे वन से कहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए, लेकिन ये लोग सारा करते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान के सिस्टम में कोई खैंचतानी नहीं है। हाँ, पार्लियामान को हक चेंज कर रहे। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे वो कहे कि चूंकि अब खास तरह के लोगों का ट्रायल मुमकिन है, तो इसलिए हम पुराने सारे फैसले अपने तब्दील कर रहे हैं, ठीक, तो कर दें, उनको हक हासिल है। सो सिर्फ अगर इसको रिव्यू करेंगे तो यही नहीं प्रीएम्प्ट करेंगे, बल्कि जो पुराने फैसले हैं को ओवररूल करेंगे जी, ओवररूल करेंगे, और इनके तहत जो सजाएं हो चुकी, जो भुगत चुके हैं, उनके बारे में एक फिक्रा लिख देंगे। वो कहेंगे देखिए कानून होता क्या है, नाक की मोम होती है या मोम की नाक होती है, दोनों में से आप फैसला करें। ठीक है, उसमें ये कि बदल देंगे, कहेंगे जी पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, अगर ये ट्रायल अब नाजायज़ है तो वो भी नाजायज़ है, और उन तमाम जज साहबान का भी फिर ट्रायल होना चाहिए जिन्होंने नाजायज़ फैसले किए। सज़ाएं मौतें हुई हैं लोगों को, वो कहाँ जाएंगे लोग? उनको वो कुरान में आता है ना कि वो खातून जिस पे जुल्म होता है, बच्ची क़यामत में पूछेगी कि ये ज़म्बिन कुतिलत, मुझे बताया जाए मुझे किस जुर्म में मारा गया है। वो बलोच बच्चे, वो साउथ मेरे इलाके के मुल्तान के बच्चे, और ये पठानों के बच्चे अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होकर गए हैं और इन्हीं अदालतों ने उनको जायज़ करार दिया है, तो क्या वो पूछेंगे नहीं? माई लॉर्ड तो शायद वो नहीं कहेंगे, कुछ और कहेंगे, और कहेंगे कि हमारा क्या कसूर था। और इसमें आपको क्लास डिस्टिंक्शन भी नज़र आती है, आपने जिक्र फरमाया है। इंसाफ बड़ों के लिए और गरीब के लिए और बलोची के लिए और टू बी ऑनेस्ट पंजाबी के लिए। और मैं अल्लाह लिलान कहता हूँ, इस बात को मुझे दुख है, चूँकि मैं बतौर शहरी, बतौर इंसान, मेरा पहला फ़र्ज़ है कि मैं तो और कहता हूँ जो डिसग्रंटल्ड वल्नरेबल तबकात हैं उनके लिए इंसाफ को आना चाहिए। ये इंसाफ तो सिर्फ मगरमच्छों को इंसाफ मिलता है। तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर दहशतगर्दों का भी ट्रायल हुआ मजहबी बुनियादों के ऊपर, जो वो और थी बात, वो और चीज़ है। हाँ, वो हमने 2014-15 में एक स्पेशल आइन में अमेंडमेंट करके स्पेशल कोर्ट, वो नहीं है, वो अब नहीं है, वो नहीं हो सकता ट्रायल किसी चोर का, कातिल का, दहशतगर्द का ट्रायल नहीं। और ये तो स्पेशल कोर्ट्स भी नहीं है, तो ऑनगोइंग कोर्ट, ऑनगोइंग कोर्ट्स हैं। और ये सिर्फ ये होता है इसमें कि वो 2-3 ऑफेंसेस हैं जो मिलिट्री एक्ट में आते हैं, और जो ऑफिसर ठीक उनका ट्रायल इनके तहत होता है न। इसके अलावा जब ये मिलिट्री कोर्ट्स बन रही थी, मेरे फादर एजाज हसन साहब दोस्त ने हमारे मुज़ाकरात में कहा था कि आइन की अमेंडमेंट के बगैर बना दें मिलिट्री कोर्ट्स, और मैंने कहा था मियाँ साहब ये काम मत करें। जनरल रहील शरीफ मौजूद थे, और बहरहाल मेरी व्यू ने प्रिवेल किया, और हमने आइन की अमेंडमेंट करा के उसको 2 साल, मेरा आज भी व्यू यही है कि उन लोगों का ट्रायल, दहशतगर्दों का जो है नॉर्मल दहशतगर्द हैं, क्रिमिनल, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, चूँकि आइन की अमेंडमेंट ख़त्म हो गई है। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करेगा, उनकी चीज़ें चोरी करेगा, उनका 67 से ट्रायल हो रहा है, होना चाहिए, और दुनिया के 36 मुल्कों में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। बिल्कुल स्पेसिफिक एक सवाल, तो ये तमाम पस मंज़र जानते हुए जज साहिबान पर आया होगा, अपने अपने फैसले भी उन पर आया होंगे, कानून का तसलसल भी आया होगा, कोर्ट्स की नौयत भी आया होगी, फौज का स्टैंड भी आया है, 9 मई भी आया है, सब कुछ आया है। तो
इतना बड़ा रिस्क लेना इन टर्म्स ऑफ लीगल प्रेसिडेंस, इसकी क्या वजह है? ये पर्सन स्पेसिफिक है या एकदम उनको ख्याल आ गया कि जी हमें जाते जाते कोई लेगेसी छोड़ के जाने? देखिए, मेरा व्यू इसके बारे में ये है कि इमरान खान जो प्रोजेक्ट है ना, वो एक ज़हनी कैफियत का नाम है। इन ही जज सब इनसे मुराद ये कुछ इनमें, सब तो नहीं, सब ने इमरान खान को लाया, मुल्क का सियासत का मुआश का सत्यानाश किया। कुछ का रोमांस बाकी है अंदरूनी और खारजी दबाव से, कुछ अभी लाफ इनर्शिया के तहत किए जा रहे हैं, लेकिन ये मिट जाएंगे। उनको एक बात समझनी चाहिए, दिस केस और नो केस, कि खान साहब ने पाकिस्तान के साथ क्या हशर किया है, इसको उनको सोचना चाहिए। इसलिए कि उनके बारे में आइन में लिखा है कि दे विल डू कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस में सोशो इकनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस भी शामिल है। इमरान खान साहब बिल्कुल आखिर में बाकायदा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक कैंपेन चलाते रहे हैं और मुख्तलिफ अपने जो बयानात हैं उसके अंदर वो कहते रहे हैं जी कि मुझे पता है कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर डालना है। तो क्या ये दबाव में कन्वर्ट हो सकता है कि जी चूंकि इतनी कैंपेन बन गई है तो लिहाजा इस कोर्ट्स के ज़रिए इन लोगों को ट्रायल नहीं करें? क्या पब्लिक कैंपेन जो है वो असरअंदाज हो सकती है मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो फौज ने कमिटमेंट दी है और हुकूमत ने कमिटमेंट दी? यूनान और रोम की जो देवियाँ थी इंसाफ की, उनकी आंखों में पट्टी होती है और हाथ में तलवार होती है और एक में मीज़ान होता है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि तलवार तो अपना गला काटने के लिए, चाहे भुट्टो हो चाहे नवाज शरीफ हो, और वो जो है ना वो स्केल वो कभी उसके हक में जाता है कभी उसके हक में जाता है। अब ये बैलेंस कर पाता है या आंखों की पट्टी चूँकि 8-10 साल से उसमें बिल्कुल खुली हुई है, वो देवी खोल के शक्ल देख के स्मार्ट मैन हेलो आई लव यू के मुताबिक चलती है या अपने साबिक़ा असूल के मुताबिक चलती है, ये फैसला ज़मीर और वक्त रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट और उसके ऊपर आपने तजिया सुना बैरिस्टर साहब का। हम आपको लिए चलेंगे फैसल वापडा के पास जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फैसल वापडा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बहुत सारी पेशीन गोइयाँ की जो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात में जब इमरान खान के खिलाफ मुकदमात जो हैं वो तंग होते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से टूट फूट का अमल जारी है, असद उमर जैसे लोग, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग जमानत खारिज होने के बाद आपको कॉरिडोर्स के अंदर भागते हुए नजर आते हैं। और अब तो परवेज़ खटक साहब जो हैं उनका दायां बाजू थे, वो भी लगता है उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एंटिटी कहाँ पे खड़ी नजर आती है? जो बचे कुछ लोग हैं उनका कहना है जी कि 400 मेंबरान के पास टिकट थे, सिर्फ 40 ने छोड़ा है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें इतना बड़ा धचका नहीं लगा। तो उनके साथ बात करके हम ये तय करना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तनाजुर में मुस्तकबिल क्या है। तो वाड़ा साहब, आपने बहुत सारी फोरकास्ट की, उसमें से 99.99% जो है वो दुरुस्त साबित हुई। अब ये पहले परवेज़ खटक के मामले पे मैं आ जाऊँ, ये इमरान खान के लिए बड़ा अहम है परवेज़ खटक। अब उनको भी नोटिस दे दिया है, तो आपको कोई परवेज़ खटक नया ग्रुप बनाते हुए नज़र आ रहे हैं या इमरान खान के अपने खदशात हैं, क्या हो रहा है आपके साथ? तले साहब, परवेज़ खटक साहब एक नया ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप को वो लीड करेंगे, वो इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। और चेयरमैन PTI जो हैं वो नोटिस दे रहे हैं। अब उनका नोटिस देने के लिए बंदा तो बचा नहीं है, और जो उनके कपड़े से करीब रिश्ते रह गए हैं वो भी साल के आखिर में उनके पास से चले जाएंगे, तो घर भी खाली हो जाएगा। तो 2 नफल घर भी एक मिनट, आप दरअसल तेज बोलते हैं ना, बहुत सारी बातें बीच में, तो घर भी कैसे खाली हो जाएगा? उनकी क्या बेगम छोड़ के जाएगी? बोलते हैं सर, मैं तो इतनी बात कर सकता हूँ कि घर भी खाली हो जाएगा। उनको उस दिन 2 नफलें शुक्राने की पढ़नी चाहिए और पढ़ेंगे। किस दिन घर खाली होगा? उन्होंने तो उस घर को बचाने के लिए, उसका भरम रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दाव पे लगा दी। तो आप फरमा रहे हैं कि वो खुश होंगे कि घर खाली होगा, लेकिन घर तक बात जाएगी, ये कह रहे हैं। भरम बहुत ज़ोर से टूटेगा और उस वक्त जब आँख खुलेगी तो देर तो हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन मैं समझता हूँ उस दिन मेरी एडवाइस उनको ये होगी कि उस दिन वो शुक्राने की नफल भी पढ़े। अच्छा, अब एक उन्होंने ये कहा जी कि 400 बंदों के पास जो है वो टिकट हैं, 40 ने छोड़ा है, और अगर कोई कहता है कि मैं कमज़ोर हो गया तो मैं कमज़ोर नहीं हो गया, तो जब भी मेरी जमात जीतेगी स्वीप करेंगे। ये आपके ख्याल में ये रेटरिक क्या है? देखिए सर, ये जो आई मी एंड माई सेल्फ वाली बात है ना, मेरे ख्याल से अब उनको एहतियात करनी चाहिए इससे। अल्लाह कोई चीज़ें पसंद नहीं है, और वो टिकट देने वाले होंगे और टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और मुझे कहीं भी बैलेट और इलेक्शन में अल्लाह की तरफ से हो सकता है कानूनी और दिनानी तौर पर आई डोंट सी हिम इन द इलेक्शंस। एज एन इंडिविजुअल आपको नजर नहीं आ रहा किसी इलेक्शन में, या आपको इंडिविजुअल जो पार्टी से मुंसलिक है वो पार्टी भी नजर नहीं आ रही? पार्टी नजर आ रही है? नहीं, पार्टी भी नजर नहीं आ रही। क्यों? पार्टी का वही होगा ना जो PPP का, PPP
फिर एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम हैदराबाद, एमक्यूएम क्लिफ्टन, एमक्यूएम हैदराबाद, ठीक हिस्से बखरे हो जाएंगे। वो तो हो चुके हैं। इमरान खान को ये रियलाइज हो रहा है कि पॉलिटिकल रिदम किस तरफ जा रही है? नहीं आपके ख्याल? अब मेरे ख्याल से मैं जो उनकी गुफ्तगू देख रहा हूँ, लेकिन उसमें भी उन्होंने लाइंस क्रॉस करे हैं। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो बातें नहीं कर सकते, वो सारी बातें उन्होंने बाहर करना शुरू कर दी हैं। जैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर बातें कर दी हैं, पुराने एक्स चीफ का नाम लेकर, बाजवा साहब का। वो एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की एक सीक्रेसी एक्ट है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई और इसकी माफ़ी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से वो इज़ प्लेइंग विद फायर। एंड या तो जितना मैं जानता हूँ, उनसे बहुत से लोगों ने स्टेयरिंग लेने की कोशिश की है। उसमें एक गए थे जो बचपन से प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, पुरानी शेरवानी लेके, टाइट भी होगी उनको, वो उस चक्कर में गए थे। एक 2-3 दिन पहले फारिग हुए हैं, जो दोनों तरफ खेलते, चारों तरफ खेले, पकड़े गए, फारिग। नालायक नाहल निकम्मे लोग थे। साइकिल चलाने वाले थे, इनको जहाज़ दे दिया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, दबाया इसने पूरे मुल्क को। चापलूस आदमी था, पकड़ा गया, बुरी तरह फंस गया। ही इज़ नोवेयर, इज़ नेकेड, स्ट्रिप्ड कम्प्लीटली। तो ऐसे लोग चाह रहे थे कि वो टेक ओवर कर लेंगे, और जितना मैं जानता हूँ इनको, चेयरमैन साहब को, वो अपनी गाड़ी बाहर से उल्टा देंगे, गिरा देंगे, देंगे किसी को नहीं। ठीक। और वो गाड़ी तो वैसे भी आप जिस तरह बता रहे हैं कि अब वो लड़खड़ाती हुई नीचे ही जा रही है, स्टीयरिंग रह गया, बाकी इंजन तो सीज हो गया। ज़रा वापस आइए, वो अभी भी फ़ौज को बहुत अपील्स डालते हैं, और मेरे ख्याल में इतने तवातर के साथ उन्होंने कभी कोई बात नहीं दोहराई। बहुत बातें दोहराते हैं, जितने तवातर के साथ ये बात दोहराई कि मैं कॉल करता हूँ, मेरी कॉल नहीं लेते, मैं कॉल करता हूँ, मैं कॉल नहीं लेते। आपके ख्याल में वहाँ पे वो कॉल गलत नंबर पर डायल कर रहे हैं, या वहाँ से लाइन ही कट गई है, या क्या हो रहा है? सर, चाबी जो है बंद गली के, बंद दरवाजे की चाबी चली गई, कुएं में फेंक दी गई है। कुएं से चाबी मिलती नहीं है, तो बंद गली का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो लाइन भी मुंतका है, डिस्कनेक्टेड भी है, नंबर भी गलत है, ब्लॉक्ड भी है, सब कुछ ही है। इट्स टू लेट फॉर इट। फौज के ऊपर उनका इतना तकिया क्यों है, तनकीद में भी और इस अपील में भी, कि मुझे बचा सकते हैं? तो इसका मतलब वो समझते हैं कि देखिए तलत साहब, ये बड़ा इनफैक्चुअल बात होगी अगर हम ये कहें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जितनी भी पार्टियां निकलती हैं वो फ़ौज की नर्सरी से निकलती हैं। तो अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर तो सभी फ़ौज की तबकी से आए हुए हैं। जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे वो नवाज शरीफ है या जरदारी है या भुट्टो साहब हैं या MQM है या फॉर दैट मैटर जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ और जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसी पार्टियाँ निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं उस नर्सरी से निकलती है। लेकिन वहाँ हमारे अंदर ये भी ट्रेंड रहा है कि वहाँ से जितने निकले उन्होंने नमक हरामी की और फिर डसाए जाके एहसान फरामोशी भी की है। तो फ़ौज को ये करना चाहिए वैसे? देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो अगर ये काम फ़ौज अपना हाथ ना रखे तो फिर मुल्क के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि वो रहेंगे ही नहीं। तो आप ये कहें कि अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फ़ौज का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया पूरी दुनिया में, तो ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान का तजर्बा जो फ़ौजी इन्फ्लुएंस के साथ है उतना अच्छा नहीं रहा। ज़िया-उल हक का दौर, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर, वो तो डायरेक्ट कूज थे, लेकिन इनडायरेक्ट हाइब्रिड सिस्टम भी हमने इमरान खान के दौर में देखा, उसके नतायज भी ठीक नहीं निकले। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाके ये रियलाइजेशन है कि हमें कहीं ना कहीं स्टेप बैक करना है, या आपके ख्याल में इन हालात में नहीं है? मेरे ख्याल से स्टेप बैक और एक लाइन ड्रॉ हो गई है। लेकिन आप किसी को मजबूर करेंगे, आप अगर शहदा की कब्रिस्तान उनकी कफन तक पहुंच जाएंगे तो वो रेजिस्ट और अनबेरेबल चीज़ें हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए फिर कितनी भी जगह पे चढ़ाई करनी पड़ जाए, फिर उसके अंदर देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। तो आप एक इंसान और जानवर की सोसाइटी का फ़र्क ख़त्म कर देंगे, जो इस तरीके से आपने किया, तो फिर टॉलरेंस लेवल भी बर्दाश्त नहीं होगा। कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, वाल्डो साहब की कॉफ़ी आ गई है, फिर कॉफ़ी पियेंगे, बाकी बातें भी करें। वापस इसके ऊपर आते हैं जो हम पहले बात कर रहे थे। तो इस माहौल में आपको फ़ौज का सियासी किरदार क्या नज़र आता है? क्योंकि इस पर मुनहसर है कि आने वाले इंतखाबात कैसे होंगे, अगला निज़ाम कैसे बनेगा, ताकत में कौन आएगा। आपको फ़ौज का किरदार आने वाले दिनों में कैसा लग रहा है, बेस्ड ऑन व्हाट वी आर विटनेसिंग नाउ? अभी देखें जी, फ़ौज विल टो द लाइन ऑफ अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हुएवर दैट बी, को इलेक्टेड जो भी होगा, ABCD जो भी है। एज़ फार एज इलेक्शन आर कंसर्न, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में रिजल्ट क्या आएगा, हंग पार्लियामेंट होगी, मिक्स प्लेट होगी, थोड़ा इसको थोड़ा इसको थोड़ा इसको। ये मरकज़ की बात करें, किसी के पास भी मेजॉरिटी तो है नहीं, ना होगी। आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे, वो लाइन सेट करेंगे, वही इस बार प्राइम मिनिस्टर से काम भी करवाएंगे गर्दन पकड़ के, तो उनकी डोमिनेशन ज़्यादा होगी। तो अगर आप कहेंगे पार्टी बेस वोट बहुत मिलेगा और वो सिंगल मेजॉरिटी से कोई पार्टी खड़ी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। पंजाब में भी ऐसे ही होगा, सब जगह ऐसे ही होगा। डोमिनेट करेंगे आज़ाद।
आज़ाद जो हैं वो आज़ादी से काम करेंगे, आज़ादी के साथ काम करेंगे, और जो पार्टी के साथ हैं उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन पार्टी ने तो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नून लीग का ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर उनका आएगा, तो वो तो देर लुकिंग एट क्लियर कट मेजोरिटी। अरिथमेटिक है जी कि पीटीआई के हिस्से बकरे हो रहे हैं, फ़ायदा हमें हो रहा है, वो तो इस किस्म की मैं कैलकुलेशन उनसे सुन रहा हूँ। लेकिन आप तो बिल्कुल ये एक और सिनारियो बना रहे हैं। देखिए तलत साहब, एक्चुअली प्रॉब्लम ये अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है पाकिस्तान का कि जिनके फ्रेम खुद टेढ़े हैं वो मुल्क का फ्रेम सीधा करने निकले। आप देखें ना, आप लीडरशिप देखें, आप सिंध से शुरू हो, पंजाब में जाएं, फेडरल में जाएं, जनूबी पंजाब में जाएं, आपको बैठ नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई आंख से आईफोन नहीं खोल सकता, एक्सपायरी हो चुकी है, मफलूज हो चुके हैं। मैं मैट्रिक में जो भाग के जीता था रेस, वो आज मैं रेस नहीं जीत सकता। अब ये जिनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं, मतलब बैठते भी सही तरह नहीं है, सुन भी नहीं सकते, बैठते तो सर नीचे हो जाता तो एक आदमी रखा हुआ सीधा करता है सर। अब इस किस्म के लोग अगर पाकिस्तान का धड़ा और फ्रेम सीधा करने निकले तो अल्लाह ही हाफिज़ मुल्क का। सो आई डोंट सी बाय एंड लार्ज के इनका कोई बहुत सीवियर मेजर मेजॉरिटी के साथ कोई रोल है। अब रोल नए लोगों का होगा, आज़ाद का होगा, वो सिफ्त और सिमत रखेंगे पाकिस्तान की। पीछे फौज होगी। देखिए फौज तो वैसे ही पीछे रहती है ना, फौज अगर पीछे नहीं रहेगी तो फिर मुल्क नहीं रहेगा ना। ठीक, तो ये तो कोई अच्छा सिनेरियो नहीं बनता नजर आ रहा मुझे दूसरी जमातों के लिए। बट तरह से क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बेटा आपकी ड्राइविंग सीट पे ना आए, आपका बेटा चार्ज ना ले? क्या आप सारी ज़िंदगी पैदा होके 80 साल 90 साल की उम्र तक वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे आप 20 साल की उम्र में करते हैं? तो ये माइंड सेट पाकिस्तान की आज अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और आवाम को आपके तरफ से पता होना चाहिए कि ये सारी शक्लें जो यू एक्सपेक्टिंग माई दादा टू बी ऑन माई सीट, दैट्स नॉट पॉसिबल। मेरे दादा होंगे कामयाब, मेरा वालिद कामयाब आदमी था 40 साल पहले था, मेरी औलाद मुझे रिप्लेस करेगी। बट आप कहेंगे मैं ही रहूँगा, चल नहीं सक रहे, खड़े नहीं हो रहे, तो बैठ नहीं सक रहे, हिल नहीं सक रहे, बड़े बड़े नारे चल रहे हैं, ये टोपी ड्रामा पाकिस्तान। अच्छा, इमरान खान जो है ना वो एक प्रोजेक्ट के ज़रिए ही वाज सपोज्ड टू बी द थर्ड फोर्स, और आपने नए चेहरों का जिक्र किया, और ये मुझे अब एक रिकॉल हो रहा है कि कैसे हम सुना करते थे कि एक नई फोर्स आएगी, नई प्लेटफॉर्म बनेगा, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, जिसका आपने भी जिक्र किया। फरसुदा चेहरे जो हैं वो तितर बितर हो जाएंगे। डिजास्टर्स रिजल्ट्स, इस वजह से हम और आप बैठ के ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। सो ये नए चेहरों को लाने का जो है रिवर्स इंजीनियरिंग हमें अब करनी पड़ रही है। ये इंजीनियर तरीके से लाएंगे तो फारिग हो जाएंगे। इंजीनियर तरीके से नहीं लाएंगे ना सर। देखें अब थोड़ा सा वोटर भी चेंज हो गया है। एक तो जो ये पीडीएम की जो भयानक शक्लें थी वो आज बेहतर शक्लें इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि पीटीआई ने इतना भयानक काम कर दिया, जो कब्रों और कब्रिस्तान और बेहुरमती तक चले गए। और मैं फिर कहता हूँ कि जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जो ये पार्टी नहीं थी कभी भी, ये वो चेयरमैन भी नहीं था, कि आपने जानवर और इंसान का फ़र्क ख़त्म कर दिया। मैं व्हेन आई लेफ्ट द पार्टी, व्हेन आई वाज थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी, मेरी माँ नहीं है दुनिया में, तो उसको भी उन्होंने ट्रोल्स ने किया पीटीआई के। तो अगर मेरी माँ तो अल्लाह की मर्ज़ी से गई हैं, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी आप बेहुरमती कर रहे हैं। उनके माँ बाप और एंड फौज इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। फौज कैन टॉलरेट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट अपने शोदा, अपने शहीदों की लाशों उस पर कभी सौदा नहीं करेगी। उसके लिए जो चीज़ आएगी रोन देंगे वो। और अब 9 मई के बाद ये तो हद जो है क्रॉस 9 मई के बाद तो सर हद रही नहीं ना। अच्छा, मैं चूँकि इन तमाम मामलात को बतौर सहाफ़ी और एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे वाक़तन जानने की जुस्तजू में हमेशा रहता हूँ। मैंने पहले भी आपसे सवाल किया, दोबारा मैं आपसे किसी और अंदाज से करता हूँ कि टर्निंग पॉइंट पीटीआई की तारीख में जो पहले जो तजर्बा था वो क्या था? कोई फ़र्द था, कोई हादसा था, कोई लालच थी, कोई दबाव था? वो क्या था जहाँ के बाद पीटीआई वो नहीं रही जिसके साथ आप मुंसलिक? देखिए, एक तो पीटीआई अनाड़ियों की पार्टी थी, अनाड़ी एक्सेप्टेबल थे, अनाड़ी गलती कर सकते थे। ये जो खिलाड़ी बीच में आए ना, चापलूस आ गए, उन चापलूसों ने पुराने तजुर्बे जो 40, 45, 65 साल से इस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं उनके लोगों को अपने साथ मिलाया, एक बड़ी पावर गेम का प्लान किया। उन खास ने अपनी प्लेसमेंट की, अपने आप को पोजीशन करके देखा कि हम यहाँ बैठेंगे कुर्सी पर। खान साहब को ब्लैकआउट किया। सुबह ऑफिस में भी एक ग्रुप ने वही बात की, दोपहर में भी बात की, रात में भी बात की, घर में जब गए तो घर में सोते हुए खाना खिलाते हुए भी वही बात की गई। तो सफ़ेद तो काला दिखाना शुरू हो गया, वो बिलीव करना शुरू हो गया। मैं तो आपके आज पहली दफ़ा आपके शो पे बात कर रहा हूँ कि मैं उन मुनाफिक मौलवियों को भी जानता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर के हाउस में, प्राइम मिनिस्टर के कमरे में आके इमरान खान साहब को ये कहते थे, मैं तो नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम लेके कहते थे वो ख्वाब में आए हैं और उन्होंने आपके लिए मैसेज किया है। तो जब आदमी का दिमाग आप उधर ले जाएं तो फिर इंसान पागल ही हो जाता है। वाक़ई उनके सामने बैठ के कहते थे जी कि मैं आपको कुरान पे आता कि उनके मुंह पे बोल सकता हूँ मौलवियों के, और बड़े नामवर आदमी मौलवी हैं, लोग फॉलो करते हैं उनको।
आई थिंक मुझे आई हैव अ सेंस कि कौन हो सकता है। दो तीन को तो हम बचपन से जानते हैं। वो आके बताते थे कि ये आए थे और उन्होंने ये कहा ये आपके लिए आज का हुक्म है, ऑर्डर है, ठीक है। तो जब आदमी के दिमाग को आप उधर ले जाएं तो इंसान है ना फ्रेजाइल है, गलतियों का पतला है। अगर आप भी मुझे कहेंगे आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है फलाना, मैं तो लीडर हुई नहीं, मैं औकात नहीं, लेकिन ये सारे मुझे कहना शुरू कर दें मैं पागल हो जाऊंगा। जैसे मैं वजीर बना तो उन्होंने कहा सर आपकी हुक्म की तामील होगी या मैं सारों को निकाल दूंगा अगर मेरे में जरा सी सेंस है। तो इमरान ने निकाला नहीं ना, सुनता रहा नहीं ना, सुनता नहीं रहा सर, उनको पसंद आना शुरू हो गया ना। वो मैंने खान साहब को PM हाउस के कमरे में कहा था कि सर इधर ही नवाज शरीफ साहब को गुमराह किया गया था इन्हीं लोगों ने, और मुझे डर है कि वो दिन आएगा कि हमें लोग कपड़े हमारे उतार देंगे कि हमने जो प्रोमिस किए हम पूरे नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा ये देखो कैसी बातें कर रहे हैं। सो एक तो ये ग्रो हो गया खुशामदियों का और उनके सर के अंदर खन्नास भरने वालों का और उनको गुमराह करने वालों, और ये वही सारा टोला है जो हर पार्टी के अंदर होता घूमता है। इनका मैनिफेस्टो के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है, इनकी जो CV है उसके अंदर ये हर जगह फिट हो जाते हैं। घरेलू मामला कितने असरअंदाज हुए इमरान खान की सोच पर आपके ख्याल में? देखिए सर, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की बहनें, इमरान खान साहब की साबका वाइफ जमायमा साहिबा और इमरान खान साहब के बच्चे बहुत ज़्यादा उनके साथ सिंसेयर है। बस मैं इसको यहीं तक रोकूंगा। बहुत ज़्यादा उनके साथ सिंसेयर है। बाकी उनके साथ सारे के सारे उतने डिसिंसेयर हैं जितने बाकी थे। लेकिन आपके बयानी से तो मुझे लगता है कि एक बेचारा मासूम सा शख्स जो है, जो इंसानी फ्रेलिटी का एक नमूना है, जो खुशामद पसंद आ जाती है लोगों को, गुमराह हो गया, वो तो बड़ा मासूम सा लग रहा है आपके बयानी से। तो 9 मई का आर्किटेक्ट तो नहीं लग रहा। वो तो आप कहते हैं 9 मई का आर्किटेक्ट है, फौज कहती है उसने सारा कुछ खुद प्लान किया है और उनके व्हाट्सएप ग्रुप वो सुना। लेकिन आपकी बातों से जो तस्वर इमरान खान का है उसमें तो बिल्कुल देखिए, मैं साहब आपको बताऊं कि ये वो इंसान है जिसको हम गाड़ी में, मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में बैठते थे तो हम जहाँ कहते थे आप उतर जाए तो उतर जाते थे। हम बंदगोभ देते थे वो बंदगोभ खा लेते थे, 5 स्टार का खाना देते वो खा लेते, चाय देते कॉफ़ी देते कॉफ़ी पी लेते। ये तो हमने खान साहब को देखा नहीं। बाल्टियाँ हैं, काले कपड़े लग रहे हैं, सफ़ेद कपड़े लग रहे हैं, बकरों के सींग हैं, कान लटके हुए हैं, उनके पीछे से आगे जा रहे हैं। तो फिर अगर बकरों के सींग और कानों ने बचाना है तो फिर आज बचा लें। जब आप बिद्दत की तरफ आ जाएँ, ठीक है, तो बिद्दत का फिर मामला ख़राब है। तो हम सब गुनाहगार लोग हैं, लेकिन बिद्दत जो है ना, इतना तगड़ा आदमी, स्ट्रॉन्ग आदमी, अच्छा विजनरी आदमी, सबको लेके चलने वाला है, प्यार करने वाला है, दलेर आदमी, वो टोटली ऑपोजिट हो गया। और ये इंसान की कमज़ोरी इस तरह होती है, उसको ये मौलवी आके बताते हैं, उसको तावीज़ गंडे बताते हैं, उसको मौक्किल आके बताते हैं, वो ख़ास के ख़ास जिन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उसको देते हैं, वो बताती है कि मैंने बताया था, कल सुबह देखा शीशे में ख्वाब आया था। इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, तो हम तो गुजरे हैं ना, हम तो ज़िंदगी को भी वज़ीर नहीं बने थे। जब बने ना तलत साहब तो हमें तो प्राइवेट कंपनी की आदत चलाने की अपने बाप की, तो हमें कहा गया स्टाफ ने कि सर हुक्म की तामील होगी। तो आप गाड़ी में बैठे तो आपका दिमाग आसमान में चला गया। आपका हुक्म चलता है। फिर थोड़ी देर बाद में बुलाएगा, दिमाग मत ख़राब करना, मेरा दफ्तर प्राइवेट काम भी ख़राब हो जाएगा, मुझे इस आदत लग गई। सो दैट्स हाउ ये सारा कुछ प्लान हुआ। सो जादू टूना, बिद्दत, बुरे लोग, खुशामदी लोग, सब कुछ आप सर पूरा सिस्टम साथ आ गया ना। ख़ास IB तलत साहब ने मरून शर्ट पहनी है, अगर मुझे बोला कि देखो तो मैंने जाके बोला कि सर मरून ही वाइट है, IB ने कहा वाइट है, इन्होंने कहा वाइट है, इंटेलिजेंस ने कहा वाइट है, फलाने ने कहा वाइट है, वाइट वाइट वाइट। मैं इंसान हूँ ना, मैं सोचूंगा मैं गलत देख रहा था, शायद मरून नहीं है वाइट है। इंसान है सर। आपके दिल में नरम गोशा लग रहा है अभी इमरान खान। सर मैं तो देखिए बड़ा, अब मुझे तकलीफ है, मुझे मैंने इस पार्टी के साथ 14-15 साल गुजारे हैं, बहुत करीब से गुजारे हैं। इस पार्टी को मैंने गिरते हुए देख रहा हूँ। मैं 1 साल से चीख रहा था, इन सब लोगों की निशानदेही कर रहा था जो भाग रहे हैं। आज मुझे निकाला गया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इन तमाम लोगों, ठीक है। मैंने उनको कहा उनकी जान को खतरा है, अरशद शरीफ के कत्ल का बहुत कुछ। अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला, छोटे से दिल के अंदर तलत साहब बहुत सारी चीज़ें, जिस दिन खुलूंगा तो बहरान पाकिस्तान में उस दिन आएगा। बहुत कुछ मैंने देख लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ देख लिया। इट्स अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है कि भयानक पार्टी आज एक्सेप्टेबल हो रही है PDM की, बिकॉज हम इतना भयानक काम कर गए और आज भी नहीं रुक रहे। वो आज भी रिवर्स करें, गंदे लोगों को हटा दें, को आगे बात करें, लेकिन वो तो उन्होंने खाई में गिरने। वो कहते हैं ना कि जो मॉब है उसके ऊपर FIR नहीं होती, लिहाजा जो बलवा करते हैं वो बच जाते हैं। तो ये लगता है कि इमरान खान के साथ बलवाई थे जिन्होंने सारा काम किया, तो FIR तो इमरान पर फिर नहीं हो सकती ना। मैं सर आपको बता दें कि सब 2 चीज़ें, एक तो ये कि जितने पकड़े गए हैं उनके बहुत प्यारे, उनके हमदर्द, उनके ख़ास, उनके लाडले, उनके वफादार, वो सब ने ये बयानात दिए और अपने व्हाट्सएप दिखाएं और वॉइस नोट्स दिए कि ये खान साहब का ऑर्डर था। फिर मासूम तो ना हुआ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, वो खान साहब 2-3 साल पुराना वाला 14 साल का खान नहीं रहा। ठीक। एक दूसरा सर ये कि मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे कहते हैं कि जिस इंसान को अल्लाह नवाजता है एक चीज़ देता है, अकल।
जब अल्लाह नाराज होता है तो उसे एक चीज़ वापस ले लेता है, अकल। जो फैसले हुए अकल से सही कर रहा होता है, उसी फैसले उसी अकल से गलत करना शुरू कर देता है, तो गलत हो रहा है। ज़ुबान का भी बड़ा किरदार है अकल के साथ साथ। ज़ुबान आपको ऊपर भी चढ़ा देती है और नीचे भी गिरा देती है। इमरान खान ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की 9 मई के बाद, आपके ख्याल में उससे उसके रास्ते मजीद बंद हो गए, या 9 मई के बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक? देयर वाज नो टर्निंग बैक। ठीक, 9 महीने वाज द एंड, फुल स्टॉप। और मैंने 9 मई से भी पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वार्न किया था कि उस जगह तक ना ले जाएंगे, वापसी ना हो। ठीक है सर, वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, और उसमें भी नॉट दैट के उनका रोल नहीं था, लेकिन ख़ास आपके दफ्तर का रास्ता आप ही मुझे बता सकते हैं। तो ख़ास का भी किरदार था और रहेगा, और मैं भी ख़ास का कब्र तक पीछा करूँगा। नहीं तो फैज़ साहब का किरदार सर, छोटे मोटे ख़ास किरदार जब खुलेंगे तो एक ही दफ़ा खुलेंगे ना सर। तो जो सर्विंग थे उनका भी किरदार था सर? अब सर्विंग नॉट सर्विंग इज इमटेरियल। ठीक, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड अगर आप बताएं, शाह महमूद कुरैशी का ख्याल ये है जेल से जब बाहर निकले, ज़मानत के खारिज होने तक और अपनी दौड़ तक, उनका ख्याल ये रहा कि वो एयर पेरेंट हैं पीटीआई के। आपके ख्याल में पंजाब की पीटीआई जो है उनकी तरफ जाती हुई नजर आती? केपीके के तो आपने नहीं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं कहीं जाते हुए, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही। मतलब पीटीआई में जगह नहीं मिल रही या पीटीआई में बाहर जगह नहीं मिल रही? और वो भी बड़े प्यारे हैं, ख्वाहिश जाहिर करने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और मैं जितना खान साहब को जानता हूँ, उन्होंने जो आता था कहना इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में, वहीं वो फारिग हो गए थे। अगर वो अपने खान साहब ने देख लिए थे तो दैट्स वाज द एंड ऑफ हिज पॉलिटिक्स। नोइंग यू हाउ मच यू नो अबाउट इमरान, सो वो जो जुमला था वो बड़ा भारी जुमला था। हाँ, वो मैंने उसी को कहा था, इज डन, इट्स फिनिश्ड। ठीक है। और चेयरमैन पीटीआई अपनी ड्राइविंग सीट पहाड़ से गिरा देंगे, गाड़ी देंगे किसी को नहीं। लेकिन ड्राइविंग सीट क्या उनकी जेल होगी आपके ख्याल में? जी, तो उस वक्त तो ड्राइविंग सीट नहीं होगी उनके पास, किसी के पास नहीं होगी, बस वो उसी पहाड़ से गिर चुके होंगे ना सब। और जेल तवील मुद्दत भी हो सकती है। मुझे लगता है आपसे कसौटी खेल रहा हूँ मैं आई डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चन जिसके नतीजे में आप मुझे फोरकास्ट करें, लेकिन चूंकि आपकी तकरीबन तमाम पेशीनगोइयां पूरी होती हैं, आपको मौका भी बहुत अच्छा है। वो सारे मुजरिम उन जराइम और जुर्म करा दिए अपने और परायों ने, जिसकी सज़ा होगी और जेल होगी। अल्लाह ताला कर सकता है मौजज़ा, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं बच सकते। पावड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच।